वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। आज डेली डोज 15 का नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आए हैं। कल तकनीकी कारणों की वजह से ये वीडियो पढ़ नहीं पाया था, तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, G7 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G7 का औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी। इन दोनों में हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक G7 का औपचारिक संविधान या निर्धारित मुख्यालय नहीं है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 क्या है हमारा, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका अनौपचारिक रूप से गठन हुआ था। इसका क्या हुआ था, अनौपचारिक रूप से गठन हुआ था 1975 में, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, उस समय की जो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं थी उन्होंने दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में किया था। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया था। 1976 में इसमें कौन शामिल हो गया था, कनाडा शामिल हो गया था, ठीक है। और यूरोपीय संघ 1977 में इसमें यूरोपीय संघ है उसने भाग ले लिया था, ठीक है। इसीलिए G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में भी जाना जाने लगा, G8 के रूप में भी जाने लगा। लेकिन क्या है, फिर यूक्रेन में जब क्रीमिया के क्षेत्र के उत्तरार्ध के बाद तो रूस को हटा दिया गया था। फिर क्या था, जो रूस को हटा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा था, ये थोड़ा इतिहास था G7 के बारे में। तो ये राष्ट्रवासी शिखर सम्मेलन मिलते हैं जिनकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक घूर्णी आधार पर करी जाती है, ठीक है। तो ये औपचारिक संविधान, या अब चूंकि जाहिर सी बात है कि अनौपचारिक रूप से हुआ था तो औपचारिक संविधान या निर्धारित मुख्यालय नहीं, ठीक है। और वार्षिक शिखर सम्मेलन, जब जाहिर सी बात है जब सम्मेलन होगा नेताओं द्वारा जो निर्णय लिए गएंगे वो एक दूसरे पर बाध्यकारी नहीं होंगे, यानी गैर बाध्यकारी होंगे, ठीक है। अभी एक यानी ये वाला भी सही हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों एक और दो। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो G7 समूह में भारत को, रूस को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किन 4 देशों को G7 में शामिल करने की, यानी G11 बनाने के लिए कहा गया है। वो इंडिया है, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कई सारे यहाँ से बन गए। अगला क्वेश्चन, वास्तविक नियंत्रण रेखा इस समय खबरों में है, ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। LAC केवल एक अवधारणा है, पहला है ये कथन, पहला कथन। LAC एक अवधारणा है, दोनों देशों द्वारा इस पर सहमति नहीं है, ना तो इसे नक्शे पर चित्रित किया गया है ना ही जमीन पर सीमांकन किया गया है। नंबर 2, LOC पर दोनों सेनाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है और एक कानूनी के समझौते की अंतर्राष्ट्रीय पवित्रता है। इन दोनों में कौन सा कथन सही है ये हमको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन सी है, LAC, वो इंडिया और चाइना के बीच में, जबकि LOC क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। LAC कहाँ है, इंडिया और चाइना के बीच में, LOC कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इसी पर लेके LAC को लेके इतना हो जाए, तो LAC जो है वो एक सीमांकन है। एक क्या है, सीमांकन है जो चीनी नियंत्रित क्षेत्र को भारतीय नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है, ठीक। भारत LAC को 3488 किलोमीटर मानता है, चाइना इसे 2000 किलोमीटर मानती है, ठीक है। और 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, LAC को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक अरुणाचल, 3 क्षेत्र कौन से हो गए जो भारत ने डिवाइड किए हैं, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य का क्षेत्र
ठीक है, इनमें तो उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड इन 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। भारत का दावा है हमेशा कि भारत के सर्वेक्षण द्वारा जारी नक्शे पर आधिकारिक सीमा में देखी जाने वाली रेखा है ये एलएसी, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, कौन कौन से, गिलगिट, गिलगिट हो गया हमारा, बाल्टिस्तान हो गया, और अक्साई चीन, कौन सा, अक्साई चीन, ये सब कुछ शामिल है इसमें। और चीन जो अपनी दावा में क्या है, वो रेखा से मेल खाता है, वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और को वो दक्षिण तिब्बत मानता है। तो जाहिर सी बात है कि एलएसी क्या होगी, एक अवधारणा तो होगी, लेकिन दोनों देशों की सहमति नहीं हुई, दोनों देशों की इसमें क्या हुई, सहमति नहीं हुई। तो पहला कथन तो एकदम सही। दूसरे में अब एलओसी आ जाते हैं। एलओसी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जब कश्मीर से युद्ध, जब कश्मीर का युद्ध हुआ था, है ना, 1948 की बात करते हैं हम लोग, तो कश्मीर में राजा हरि सिंह की सरकार थी, और उसके बाद जो वहाँ पे तनाव हुआ था, उसके बाद क्या था, इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विराम रेखा से, एक संघर्ष विराम रेखा से एलओसी का उदय हुआ था, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खींची गई थी, संघर्ष विराम रेखा से एलओसी का उदय हुआ था। जब 1972 में शिमला समझौता हुआ, क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ 1972 में, तब इसे नियंत्रण रेखा मान लिया गया, तब इसे नियंत्रण रेखा मान लिया गया। और दोनों सेनाओं के डीजीएमओस जो थे, उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक मानचित्र पर इसे चित्रित किया गया, और कानूनी समझौते की अंतर्राष्ट्रीय पवित्रता इसको मिली हुई है। तो ये कथन भी हमारा एकदम सही हो जाएगा, और एलएसी वाला कथन भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, दोनों 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किए, उन 2 क्वेश्चन से कम 7 या 8 क्वेश्चन बन गए। यही इस डेली डोज की खासियत है। यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें मत जाइए, प्रश्न नंबर 179 है। एक्चुअली हम लोगों के जो डाटा बैंक्स बने हुए हैं उसी के क्वेश्चन हैं। तो क्या है ये, नाथपा झाकरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ये परियोजना सिंधु नदी पर स्थापित है। इन दोनों में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, एकदम गलत है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में ना स्थित होकर कहाँ है, हिमाचल में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत तिब्बत मार्ग पर NH-22 पर, किस पर है, NH-22 पर। कहाँ पे बनी है, NH-22 पर है। और ये सिंधु नदी पर नहीं है, ठीक है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। तो याद रखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और किस हाईवे पे है, NH-22 हाईवे पर है, ठीक है। किसकी मदद से ये तैयार है, विश्व बैंक की मदद से, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से ये योजना चल रही है, और 2005 में राष्ट्र को समर्पित हुई थी। राष्ट्र को कब समर्पित हुई थी, 2005 में समर्पित हुई थी, राइट ना। और इस परियोजना द्वारा जो बिजली होती है उससे कई राज्यों को मिलता है। कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल, इसको बिजली मिलती है, हरियाणा, इसको बिजली मिलती है, राजस्थान, इसको बिजली मिलती है, और उत्तराखंड यूके, इसको बिजली मिलती है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट पीछे, सॉरी, इसका आंसर नहीं बताया मैंने। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं सही, ना तो 1 ना 2, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, मिलान का है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पोचमपाद योजना, ठीक है। तो पोचमपाद योजना, देखिए पहले यही गलत होगी, ये कावेरी नदी पे नहीं, ये है गोदावरी पे। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, तो ये वाला तो गलत हो गया। भीमा हमारी पवना नदी पे है, महाराष्ट्र में, एकदम सही है। रंजीत सागर बांध भी रावी नदी पे बना है, एकदम सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSK
के उद्देश्य, एस के वाई भी हो गए यहाँ पे, एस के वाई लिखना रह गया है, के उद्देश्यों पीएम के एस के वाई के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन से सत्य हैं। हर खेत में हो पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में ही जल के इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी का उपयोग कम किया जा सके, सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना, हर बूंद अधिक फसल के आधार पर सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक अपनाना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो PMKSY योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2 जुलाई 2015 को इसकी मंजूरी दी गई थी। ठीक है। हर खेत में हो पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, ये इसकी एक है योजना। खेतों में ही जल के इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना, ये भी इसका एक पॉइंट है। सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करना, ये भी इसका पॉइंट है। हर बूंद अधिक फसल के आधार पर सिंचाई को करना, ये भी इसका बचाने की तकनीक को अपनाना, ये भी एक पॉइंट है। तो यानी ये चारों पॉइंट्स के क्या हैं, एकदम सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय की खेती के लिए जो दशाएं हैं, उनके संदर्भ में निम्न कारकों पर विचार करना है आपको कि अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान, दोमट मिट्टी, जल को रोक कर रखने वाली भूमि, इसमें कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। ठीक है, कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो देखिए, जो भारत में चाय की खेती का क्षेत्र है ना, वो मुख्यतः कहाँ पर है, हमारा असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ पर, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का हमारा केंद्र है, विश्व चाय। तो चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं क्या होती हैं, अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान, तो ये वाला एकदम सही। दोमट मिट्टी चाहिए होती है, तो ये भी एकदम सही। और इसके लिए ऐसी भूमि चाहिए होती है जो अच्छे जल निकास वाली। ठीक है, अच्छे जल निकास, यानी कि चाय की जड़ों में जल रुकना नहीं चाहिए, चाय की जड़ों में जल रुकना नहीं चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, जल को रोक कर रखने वाली भूमि, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ना सही हो गए। अब यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, कुछ और जानकारी ले लीजिए कि चाय के बागान लगाने का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में। कब हुआ था, 1840 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के प्रमुख ज़िले अगर हम देखें जो चाय उत्पादन के लिए फेमस है, वो है आपका दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। ठीक है, ये बंगाल के हैं, कूच बिहार। ठीक है, तो ये ज़िले हमारे प्रमुख हैं जो उत्पादन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अब आपको। भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादित होती है। रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। ठीक है, और तमिलनाडु में नीलगिरी रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ये गलत है। तमिलनाडु ना होकर यहाँ पर क्या है, कर्नाटक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उगाता है, कर्नाटक उगाता है। लगभग 70% कॉफ़ी कर्नाटक उगा देता है, लगभग 70%। ठीक है, अन्य कॉफ़ी उत्पादों में हमारा केरल आ जाएगा, उसके बाद कर्नाटक के बाद किसका नंबर आ जाएगा, केरल का आ जाएगा। और 20% तक केरल उगा देता है। तो 70 और 20 90% तक सिर्फ यही उगा देते हैं। इसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, आपका आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और नागालैंड, यानी पूर्वोत्तर के ये सारे राज्य भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो रबर उत्पाद, अब तो ये हो गया हमारा पहला कथन एकदम गलत। दूसरे कथन पे आते हैं, रबर उत्पादन की बात हो रही है। ठीक है, रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ भारत के कुल रबर उत्पादन का केरल में ही 90% उग जाता है, यानी 90% रबर सिर्फ केरल उत्पादित कर देता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों में उत्पादन किया जाता है। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखें तो तमिलनाडु में नीलगिरी रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ना होकर किसके लिए है? कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफ़ी उत्पादन के लिए। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो पहला आपका और तीसरा ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? उद्यान कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। इनमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, ये निकालना। तो भारत में भारत जो है वो काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये कथन सत्य है, सबसे बड़ा निर्यातक है। और यहाँ काजू उत्पादक राज्य कौन कौन से हमारे पास? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं हमारे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, ये सब क्या है? काजू उत्पादक। ठीक, अच्छा अब दूसरा क्या है? तो पहला कथन तो सत्य हो गया भाई। अब दूसरा क्या है? तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। तो ये भी एकदम सही है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का आता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारा केरल का नंबर आता है और तीसरे पे हमारा कर्नाटक आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ना फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना एक उपोष्णकटिबंध एवं उष्णकटिबंधीय फसल है और ये एकदम सही है। उपोष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय फसल है, तो ऑप्शन एक हमारा एकदम सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? गन्ने की फसल के लिए भारी मात्रा में नमी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, और याद रखिए कि गन्ना जो है वो 12 मासी फसल है, पूरे साल उगाई जा सकती है। ठीक है, ये एक उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय फसल है। भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। अगर गन्ने का मूल स्थान की बात करें तो भारत गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, इसके लिए अच्छे निकास वाली भूमि, दोमट उर्वरा और नमी की आपूर्ति, पाला रहित मौसम और बड़ी संख्या में कृषि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है। ज्वार रबी और खरीफ दोनों की ही फसल है। औस, अमन और बोरो चावल की किस्में हैं। तरबूजा, खरबूजा, खीरा सब्जियां जायद फसलों के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है? बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है। तो याद रखिए कि बाजरा जो है रबी की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन ये हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये जो है हल्की मिट्टी और शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जाता है ना, बलुई, दोमट, उथली, काली मिट्टी, ये सब इसको चाहिए होती है ना। और जो है आपका क्या कहते हैं उसको, राजस्थान की मरुस्थली, अरावली पहाड़ियाँ है ना, ये सब इसके प्रमुख वो हैं। ठीक, ज्वार रबी और खरीफ दोनों की ही फसल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन? ज्वार रबी और खरीफ दोनों की ही फसल। ठीक, तो ये ऑप्शन एकदम सही। ये ऑप्शन क्या है? एकदम सही। औस, अमन और बोरो चावल की फसलें, एकदम सही। तरबूज, खरबूजा, खीरा सब्जियां आदि जायद फसलों के अंतर्गत आती, एकदम सही है। तो ऑप्शन ए हमारा असत्य हो जाएगा, बाकी सब सत्य। अगला प्रश्न है। नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों की सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। तो एकदम सही बात है, पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। पंजाब में अगर देखा जाए तो नलकूपों के माध्यम से ज़्यादा होता है, हालांकि यूपी में सबसे ज़्यादा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है। अगला ऑप्शन क्या है? मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है, ये भी एकदम सही है। और जम्मू कश्मीर के कुल 90% सिंचित क्षेत्रों में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है। तो ये तीनों कथन हमारे सही है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ठीक, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? जो हरके बजाज से निकली, इंदिरा गांधी नहर, राइट। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाएगी? बीकानेर नहर, फिर चंबल,
तो ये सब क्या है, ये सब हमारी नहरें हैं जो राजस्थान की। ठीक है, नहरी सिंचाई में जम्मू कश्मीर और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य, एक ये भी याद रखिए। मिजोरम जो है पूर्णतः किस पे निर्भर है, नहरों पर निर्भर है, और मिजोरम सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है कौन, हमारा मिजोरम। ठीक है, इसीलिए पूरी तरह नहरों पर निर्भर है। नहरी सिंचाई में जम्मू कश्मीर 90.7% से होती है। इसके बाद असम का आता है स्थान परसेंटेज के मामले में 63.3%, और त्रिपुरा आता है इसके बाद तीसरे नंबर पर, त्रिपुरा लगभग 60%। ठीक है, लगभग 60% के आसपास। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। हम्पी व हॉर्सपेट विद्युत गृहों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत ही किया गया है। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? ठीक है, तो ये जो कथन है ये तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा कौन सा, तुंगभद्रा परियोजना, उससे ये संबंधित है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित योजना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ये सम्मिलित योजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दक्षिण भारत या हम कह लें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, सबसे बड़ी योजना है तुंगभद्रा योजना। ठीक है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। ये जो बांध बना है हमारा तुंगभद्रा के ऊपर, तो इसके फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ है, और हम्पी में, कॉस्पेट में, सब जगह विद्युत गृह का निर्माण हुआ है इसी की वजह से। तो ये एकदम सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये परियोजना कहाँ है? इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ये आशंका व्यक्त की जाती है कि इस परियोजना के कारण तेलंगाना, ओडिशा, ठीक है, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए कौन सी, इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है, गोदावरी नदी पर स्थित है, और इसके कारण तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह डूब जाएंगे, ऐसी आशंका व्यक्त करी जाती थी। ये किससे संबंधित है? चकुंडम से, पोलावरम से, कोयना से, या पोचम? तो देखिए यहाँ पर जो पोलावरम योजना दी है, कौन सी योजना दी है? जो पोलावरम योजना दी है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर है, और इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से ये आशंका है कि 370 से अधिक गांव पूरी तरीके से डूब जाएंगे। तो ये कौन सी योजना है? पोलावरम योजना। ठीक है, इंदिरा सागर बांध इससे है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किशन गंगा परियोजना के विषय में। ठीक है, तो अब किस परियोजना के विषय में बात हो रही है? किशन गंगा परियोजना के विषय में बात हो रही है, और ये पूछा गया है कि इसमें कुछ निम्न कथन दिए हैं कि नंबर 1 ये चिनाब नदी पर अवस्थित है, नंबर 2 भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित स्थल। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप यहाँ मान के चलिए कि ये किशन गंगा परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, और ये यानी कि कथन 1 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित योजना, तो पाकिस्तान क्या करता है? इस परियोजना को सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत को बांध बनाने की अनुमति दे दी गई, भारत को बांध बनाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसमें अड़ंगा डालता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विवादित परियोजना है, तो सिर्फ ऑप्शन बी सही है हमारा। ठीक है, तो ये किशन गंगा परियोजना के बारे में बात हो गई। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल
केरल कर्नाटक और कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये जो योजना है परम्बिकुलर अलियार परियोजना, ठीक है, ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत क्या है, अन्नामलाई से, जो अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी जिसकी एक चोटी है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, इससे 6 नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, इससे अन्नामलाई पहाड़ी से 6 नदियां निकली, और हमारी इलायची पहाड़ी यानी कि कार्डमम से कितनी निकली? 2 नदियां निकली। ये नदी, ठीक, ये 2 नदियां निकली। इन नदियों को जोड़कर एक जलाशय का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? एक जलाशय का निर्माण किया गया। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? परम्बिकुलम परियोजना के अंतर्गत। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे। मेरे विचार से क्वेश्चन जो हम लोगों ने रखे वो उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था, अच्छे स्टैंडर्ड के रखे। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल की परीक्षाओं में, और एक प्रश्न से यहाँ पे आपको कम से कम 2 या 3 या 4 प्रश्न तक बन रहे हैं। तो हैं ये 15 प्रश्न, लेकिन आज कम से कम आपने 25 से 30 प्रश्न तैयार किए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट।